नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और डरावनी कहानी में। अगर आप डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। टाइटल: दहशत के साए, चुड़ैलों का गांव। हर गांव की अपनी कहानियां होती हैं, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ किस्से नहीं होती, वे एक सच्चाई होती है जिसे जानकर रूह कांप उठती है। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जिसे सदियों से एक रहस्यमयी डर ने जकड़ रखा है। यहां रात की खामोशी चीखों में बदल जाती है और सूरज ढलने के बाद ये गांव किसी शापित भूमि का रूप ले लेता है। अमित, एक महत्वाकांक्षी युवा जिसे एक विकास परियोजना का जिम्मा दिया गया है, चाहता है कि इस गांव को खाली करवाकर यहां एक पॉश कॉलोनी बनाई जाए। लेकिन उसे नहीं पता कि यह गांव केवल इंसानों से नहीं भरा, बल्कि उस पर 2 चुड़ैल बहनों का कब्जा है। हर वो व्यक्ति जिसने इस गांव को छेड़ने की कोशिश की, अपनी जान से हाथ धो बैठा। क्या अमित इन रहस्यमयी शक्तियों का सामना कर पाएगा? क्या सच में चुड़ैलों का ये आतंक है या ये सिर्फ डर की परछाई है? सच और झूठ के इस खेल में अमित की जिंदगी और उसके अपनों का भविष्य दांव पर लग गया है। क्या वह इस दहशत के साए से बाहर निकल पाएगा? हम सभी के अंदर एक राज छिपा होता है। कईयों के राज के अंदर राज छिपे होते हैं। ये कहानी ऐसे ही एक राज की है जो सदियों से एक पूरे गांव को परेशान करके रखा है। इस राज को सुलझाने में कई जिंदगियां तबाह हो गई और न जाने कितने परिवार उजड़ गए। एक शहर में कुछ लोगों की मीटिंग बैठी हुई थी। डायरेक्टर: आखिर कब तक उस गांव में मौतें होती रहेंगी? अमित: पर सर, हम आखिर कर ही क्या सकते हैं? वो चुड़ैल बहनें बहुत ताकतवर हैं, हम उनका सामना नहीं कर सकते। डायरेक्टर: मैं यहां पर तुम्हारी फालतू की बातें सुनने नहीं आया हूं। भला आज के जमाने में भी कई चुड़ैल होती है। लुकी मिस्टर अमित, अगर मुझे 2 महीने के अंदर वो गांव खाली नहीं मिला तो तुम अपने लिए नई जॉब ढूंढ लेना। ओक। अमित कुछ नहीं बोला और मीटिंग बैठे और लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। सदस्य 1: अरे अमित यार, जब वो चुड़ैल मिले तो मेरा नंबर उसे जरूर दे देना। हाँ हाँ हाँ। सदस्य 2: अरे भाई, नंबर नहीं देना होगा तो मत देना, पर जब वो दिखे तो हमें जरूर बुला लेना। हाँ हाँ हाँ। सदस्य 3: डायरेक्टर साहब, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट आप मेरे जैसे अनुभवी को दीजिए, पर आपने इस नौसिखिए को दे दिया वो कॉन्ट्रैक्ट। डायरेक्टर: नहीं, इसकी कोई जरूरत होती है। ये लड़का अभी नया जरूर है पर काबिल भी है। एक मौका तो इसे मिलना ही चाहिए। ठीक है, यू मे गो एंड बी प्रिपेयर फॉर योर वर्क। अमित अपना मुंह बनाए हुए उठता है और बिना किसी से कुछ बोले हुए वो डायरेक्टर को धन्यवाद देकर अपने घर को निकल जाता है। जब वो अपने कार में बैठता है तो वो मनाता है कि हे भगवान, दया कर मुझ पर और उन चुड़ैलों को इन सब के घर में ला करके बिठा दे। अपने घर पहुंचते ही अमित अपना बैग पटकता है और आवाज देता है कि रंजिता, अमित की पत्नी, मुझे भूख लगी है, ढेर सारा खाना लाओ। आज मैं बहुत गुस्से में हूं और मैं सारा खाना खा जाऊंगा। रंजिता: अरे पतिदेव, अब आज किसने डांट दिया जो आप अपना सारा गुस्सा खाने के ऊपर निकाल रहे हैं? अमित: क्या बताओ तुम्हें, तुम तो कुछ सुन लेती हो तो परेशान हो जाती हो। रंजिता: आप बोलिए, मैं परेशान नहीं होंगी। अमित: यार, बात यह है कि इस बार का कॉन्ट्रैक्ट मुझे एक गांव खाली करवाकर एक बड़ी सी पॉश कॉलोनी बनवानी है, मगर अब तक मेरी टीम के ठेकेदारों के 6 आदमी मारे जा चुके हैं। रंजिता: क्या 6 आदमी? पर कैसे? क्या कोई गुंडा है जो काम नहीं होने दे रहा है? अगर आप कहो तो पापा से बात करती हूं। अमित: नहीं यार, कोई गुंडा होता तो मैं खुद निपट लेता, पर वो ऐसी परेशानी है जो गुंडे से भी बड़ी है। रंजिता: तो बताइए ना, सस्पेंस क्यों बना रखा है? अमित: यार बता तो दूं, पर तुम डरना मत। रंजिता: ठीक है, नहीं डरूंगी, बोलो तुम। अमित: तो सुनो, जो मैंने सुना है और गांव वाले कहते हैं उस हिसाब से वहां पर 3 साल पहले से अचानक 2 चुड़ैल बहनें रहने आ गई है और जो भी उस गांव में घुसकर वहां तोड़फोड़ करना चाहता है
वो उनको मार डालती है। अब मेरा बॉस मेरी बात सुनता नहीं, लगता है वो मुझे भी मरवाएगा। अब उसकी पत्नी ने इतना सुना नहीं कि बस वो इतना जोर से हंसना चालू किया कि सारा घर ही हंसी से गूंज उठा और हंसते हंसते बोली, चुड़ैल, और वो भी 2 से 2। हाँ हाँ हाँ, देखो जी, ऐसी कहानियां मत सुनाया करो, हंसी आने लगती है। हक, हाँ हाँ हाँ। अमित, हाँ हाँ। हंस लो तुम भी मेरे कलीग्स की तरह, मेरा मजाक उड़ा लो, पर एक बात सुन लो, मैं ये बात एक दिन साबित कर दूंगा। कहते हुए अपना खाना खत्म किया और उसकी पत्नी सारा बर्तन उठा कर ले गई और अमित उठकर अपने बालकनी की ओर जाने लगा और उसमें लगे शीशे से पूरे शहर को निहारते हुए सोचने लगा कि अगर ये चुड़ैलों वाली बात सच निकल जाती है तो क्या होगा। अगर सच में मेरा सामना उससे हो गया तो मैं क्या करूंगा। ऐसे ही कई सारे सवालों का ढेर लेकर वो बिस्तर पर लेट गया और सोचते सोचते ही उसे निंद्रा ने जकड़ लिया। सुबह वो उठा तो देखता है कि उसे लेट हो गया है और वो बिस्तर पर से ही चिल्लाता है कि रंजिता, मुझे लेट हो रहा है, जल्दी से मेरे कपड़े और नाश्ता तैयार कर दो, आज मुझे जाना है। कहकर वो बाथरूम में घुस गया। आधे घंटे बाद वो निकला तो वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगा और नाश्ता किया। रंजिता, देखो जी, अगर वो चुड़ैल तुम्हें मिले तो उसे अपने साथ घर ले आना, हम सब मिलकर साथ में डिनर करेंगे। हाँ हाँ डॉट हाँ। अमित उसे हैरान भरी नजरों से देखने लगा। फिर वो तैयार होकर जाने को निकला तो फिर अचानक उसने अपनी पत्नी को जोर से गले लगाया और बोला, मैं जा तो रहा हूं, पर तुम यहां भगवान से ये मनाना कि मुझे किसी भी तरह के बला से लड़ने की ताकत दे और तुम्हारा सुहाग बना रहे। कहकर वो निकल गया और उसकी पत्नी उसे हैरान भरी नजरों से देखने लगी और विचार करने लगी कि कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा है। विचारों के इस खेल में खेलते हुए अमित रेलवे स्टेशन पहुंचा और खिड़की पर टिकट लेने के लिए जैसे ही गांव का नाम बोला तो पास खड़े कई लोग उसे हैरानी से देखने लगे। उनमें से एक बोला, भाई तुम उस जगह पर क्या करने जा रहे हो? अमित, कुछ नहीं, मुझे वहां काम मिला है, वही जा रहा हूं। फिर वो आदमी बिना कुछ बोले उसे घूरता हुआ जाने लगा। अमित परेशान नजरों से उसे देखता हुआ मुड़ा और देखता है कि एक खंबे के पीछे से उसे एक भिखारी का वेश धरे एक बूढ़ा ध्यान से देख रहा था। अमित उसे देख असहज महसूस कर रहा था क्योंकि वो लगातार उसे ही घूर रहा था। फिर वो टिकट लेकर आगे बढ़ने लगा तो वो बूढ़ा उसका पीछा करने लगा। अमित उसे देखकर अपने चलने की रफ्तार को बढ़ाया और तब वो बूढ़ा भी अपने कदमों में तेजी भर उसका पीछा करने लगा। फिर आगे जाकर एक पुलिस वाला उसे दिखा। अमित ने कहा, सर वो बूढ़ा मेरा पीछा कर रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। पुलिस, ऐ बूढ़े, क्या कर रहा है रे, चल जा यहां से। लेकिन वो बूढ़ा पुलिस की बातों को अनसुना कर अमित के काफी करीब आ गया और अमित उसके वेशभूषा को देख डर गया। लंबे बाल, गंदे कपड़े, गले में ढेर सारा माला पहने हुए वो अमित से बोला, मत जा, मत जा, वरना जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। मेरी बात याद रख, मैं सब जानता हूं। हाँ 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 हाँ। तभी पुलिस वाला उसे आगे बढ़ने से रोकता हुआ उसको गर्दन से पकड़ता हुआ पीछे को खींचने लगा। तभी बूढ़ा बोला, तुझे जब भी जरूरत हो मैं यहीं मिलूंगा। जा डॉट, पर भगवान को याद करते रहना, वो तेरी रक्षा करेगा। ये सुनकर अमित थोड़ा घबराया और तब तक ट्रेन आ गई। अमित उसे देखता हुआ ऊपर चढ़ गया और अपने सीट पर जाकर बैठ गया। निकल पड़ा था वो एक अनजान यात्रा पर, लेकिन अभी उसे अपनी छोटी सी उम्र में काफी परेशानियों का सामना करना बाकी था। अमित ट्रेन में बैठकर चैन की सांस लेने लगा कि तभी उसे ख्याल आया कि उसने तो अपना मोबाइल अपने घर पर ही भूल गया और वो बहुत टेंशन में आ गया कि अब वो कैसे अपने पत्नी के संपर्क में रहेगा। उधर रंजिता भी घर पर मोबाइल को निहारते हुए सोच रही थी कि ये क्या हो गया, वो तो अपना मोबाइल भूल गए, अब मैं उनसे कैसे बात करूंगी। फिर अचानक से रंजिता को ख्याल आया कि अरे कहीं उनका मोबाइल घर पर छूटना कोई अपशकुन तो नहीं। वो ये सोचकर घबराने लगी और भगवान के आगे हाथ जोड़कर
प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मेरे सुहाग की बुरी बलाओं से रक्षा करना। अमित ट्रेन में बैठा सुंदर मनोरम हरियाली दृश्यों को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर धीरे धीरे रात गहराने लगी और हर तरफ अंधेरे का साया फैल चुका था। अमित बैठा बोर हो रहा था कि तभी वो उठकर गेट के पास टहरते हुए गया और देखा कि चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। वो सोच रहा था कि अगर मैं पानी लेने गया तो शायद ट्रेन छूट न जाए। क्या करूं मैं? तभी उसकी नजर दूर बैठे एक व्यक्ति पर गई जो कि अंधेरे में शाल ओढ़े बैठा हुआ था। अमित, हे सुनो जरा, क्या तुम सुन रहे हो? वो अंधेरे में बैठा व्यक्ति उसकी ओर देखा और धीरे से उठा और अमित की ओर आने लगा। अमित ने उसकी ओर देखा तो उसका मुंह शाल से ढका था। कहीं से भी उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी। अमित, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? वो कुछ नहीं बोला और अमित के हाथ से बोतल लेकर चल दिया। अमित उसकी इस हरकत से हैरान हुआ। फिर वो पानी लेकर वापस आया। अमित, धन्यवाद भाई। क्या तुम कुछ पैसे लोगे या कुछ खाने को? व्यक्ति, मैं भोजन नहीं करता, ना ही पैसे लेता हूं। अमित, ये क्या बोल रहे हो? खाते नहीं हो तो जिंदा कैसे रहते हो? व्यक्ति, यहां से वापस लौट जाओ। आगे जाना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं। लौट जाओ, लौट जाओ। ये कहते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और पानी की बोतल अमित की ओर बढ़ा दिया, पर जैसे ही अमित की नजर उसके हाथ पर पड़ी तो वो डरकर पीछे की ओर भागा, क्योंकि उसका हाथ की जगह हाथ नहीं कंकाल की हड्डियां थी और अब उसके चेहरे से शाल हट गई थी और उसका चेहरा पूरा कंकाल खोपड़ी थी। वो अंदर की ओर भागा और वो व्यक्ति गायब हो गया और उसने अंदर जाकर चैन की सांस ली और स्टेशन की बोर्ड की ओर देखा तो लिखा था जनकपुर रेलवे स्टेशन। अमित सोचने लगा, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? आखिर ये सब मुझे वहां पहुंचने से क्यों रोक रहे हैं? रात की घटना से डरा हुआ अमित पूरी रात जागकर बिताई। फिर अमित अपनी मंजिल पर पहुंच गया और जब वो ट्रेन के गेट पर आया तो स्टेशन पर अपने पैर रखने से पहले सोच रहा था कि ये कैसी जगह होगी। फिर वो नीचे उतरा और स्टेशन के बोर्ड पर नजर डाली तो लिखा था अलुवा, केरला। ये देखकर अमित थोड़ा मुस्कुराया और सोचा, ये कैसा नाम है। स्टेशन से बाहर निकलने पर उसकी कंपनी की गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने उसका स्वागत किया और उसे उसके साइड पर ले जाने लगे। अमित, अरे आप लोग ये बताइए, ये कैसी जगह है? देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है। कलिक, सर ये जगह सिर्फ देखने में ही अच्छी है, मगर ये जगह बहुत खतरनाक है, इसलिए ही हमारे डायरेक्टर यहां नहीं आते। अमित, पर वो तो कह रहे थे कि यहां पर सब ठीक है, खतरनाक जैसी कोई बात नहीं है और मुझे भी सब ठीक ही लग रहा है। कलिक, सर अगर डायरेक्टर आपसे ऐसे नहीं कहते तो आप यहां आते कैसे? और सर अभी तो आप यहां आए हैं तो ठीक लग रहा है, अभी आगे आगे देखते जाइए क्या होता है। ये सुनकर अमित आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचता है कि ये मैं कहां आकर फंस गया हूं। लगभग 2 घंटे की यात्रा के बाद वो काम की साइट पर पहुंच जाता है और देखता है कि गांव वालों और उसके कंपनी वालों के बीच बहस चल रही थी। अमित आगे बढ़ा और सबको शांत कराया। अमित, देखिए आप सभी शांत हो जाइए और अपने अपने घर जाइए। कल मैं आप लोगों के साथ एक बैठक करूंगा, उसमें आपकी और हमारी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। ये सुनकर गांव वाले वापस लौटने लगे और अमित अपने आदमियों से बोला, कल मुझे गांव वालों के साथ मीटिंग करनी है, आप लोग इसका इंतजाम कीजिए। कहकर अमित अपने कलीग के पास गया और पूछा, मेरे रहने का इंतजाम कहाँ किया गया है? कलीग बोला, सर पास ही के एक होटल में जो यहां से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। उसका कलीग उसे होटल पहुंचा दिया और रूम तक छोड़ आया। अमित रात को लेटकर एक पत्रिका पढ़ रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर खट खट की आवाज आई। अमित सोचा, इतनी रात को कौन आ गया? ओह, लगता है मेरा कलीग होगा। उसने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। कौन मेरे साथ मजाक कर रहा है इतनी रात को? वो अपने बिस्तर पर पहुंचा ही था कि फिर दरवाजा जरा जोर से खटका। खट खट, धाड़धड़, खट
इस बार के खटखटाहट से अमित डर गया और बोला, कौन? हाँ है वहां पर। अब माहौल अमित के लिए डरावना हो गया था, लेकिन वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और एक झटके से दरवाजा खोला और देखता है कि कोई नहीं है। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वो जैसे ही दरवाजा बंद करने जाता है कि सारी लाइट्स एक एक कर बंद होने लगी। अमित घबराकर अंदर की ओर भागा और दरवाजा खुला ही रह गया था कि तभी दरवाजे पर एक काली परछाई नजर आई। अमित बोला, कौन हो तुम? मेरे कमरे में कैसे आए? तभी उसका ध्यान जाता है कि उसने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया है। वो परछाई अमित की ओर बढ़ने लगी और अमित चिल्लाया, नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ, बचाओ मुझे। आहे! वो परछाई तेजी से अमित की ओर आ गई और अपना हाथ उसके सिर पर रखने ही जा रहा था कि नहीं ही कहकर वो बेहोश हो गया। फिर सुबह होने पर किसी के आवाज देने पर अमित की आंख खुली और जब वो घड़ी की ओर देखा तो 8:00 बज रहे थे और वो जल्दी से उठा और दरवाजा खोला तो देखता है कि उसका कलीग खड़ा था। कलीग, गुड मॉर्निंग सर, आप लेट हो गए हैं। आज आपने गांव वालों के साथ मीटिंग रखी है। अमित, ठीक है, तुम इंतजार करो, मैं रेडी होकर आता हूं। अमित बाथरूम में गया और उसके दिमाग में रात वाली घटना घूमने लगी और उसका शरीर डर से कांप उठा। फिर वो फटाफट तैयार होकर चल दिया। रास्ते में अमित ने पूछा, क्या कल रात तुम मुझे बुलाने कमरे में आए थे? कलीग, नहीं सर, क्यों, क्या बात है? अमित, नहीं, कल रात मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। कलीग, सर हो सकता है ये पहाड़ी इलाका है, शायद कोई जानवर होगा या पहाड़ी हवाएं। अमित कुछ नहीं बोला और परछाई वाली बात छिपा गया और वो गांव पहुंच गया। फिर मीटिंग शुरू हुई। अमित, तो गांव वालों, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जो भी मुआवजा मिल रहा है वो लेकर आप लोग यहां से चले जाएं, क्योंकि कंपनी आपको गलत मुआवजा नहीं दे रही है। गांव वाला, का बात करते हो बबुआ, इतने से पैसे से हम क्या करेंगे? अमित, भाई आप लोगों को सरकारी दाम दौड़ से बढ़कर पैसा दिया गया है, फिर क्यों नहीं हटेंगे? वैसे भी ये जगह सरकारी है, अगर नहीं हटे तो वैसे भी सरकार हटा देगी और ये जो पैसे मिले हैं वह भी हाथ से चले जाएंगे। गांव वाला, ऐसा न कहे मालिक, ये हमारे पुरखों की जगह है, हम आखिर जाएंगे कहां? अमित, तुम लोगों को जो पैसे दिए गए हैं उनसे यहां से दूर कहीं जमीन खरीदकर घर बना लो। मैं तुम लोगों को 5 दिन का वक्त देता हूं, वरना ये मामला मेरे हाथ से निकलकर सरकार के हाथ में चला जाएगा तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तभी एक औरत चिल्लाते हुए कहती है, अरे जा पापी, हमसे तो गांव खाली करा लेगा, पर उन चुड़ैलों से कैसे खाली कराएगा? ये ऐलान सुनते ही पूरे गांव में रोना धोना मच गया और अमित वहां से चल दिया, परंतु उस औरत की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी कि वो चुड़ैलें गांव नहीं छोड़ेंगी। अलुवा गांव से पलायन की शुरुआत हो चुकी थी। गांव वासी अमित और उसके कंपनी वालों को बद्दुआएं देते हुए जा रहे थे। अरे जा, तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी, तू कभी खुश नहीं रहेगा, भगवान तुझे भी बेघर कर दे, माता इसे चुड़ैल के हवाले कर दे। लोग तरह तरह की बद्दुआएं दे रहे थे। अमित से ये सब सुना नहीं गया। वो अपने कलीग से कहकर अपने होटल चला गया। होटल पहुंचा तो रिसेप्शन पर काफी भीड़ थी। अमित वहां पहुंचा और देखा कि कुछ लोग रिसेप्शन गर्ल से कह रहे थे कि आपके होटल में ऐसे कैसे बंदर घुस जाता है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 17 लोगों का सामान उसने नुकसान कर दिया। अब हम लोग यहां कतई नहीं रहेंगे कहकर सारे लोग जाने लगे और रिसेप्शन गर्ल रोने लगी। फिर अमित उसके पास गया। अमित, सुनिए, प्लीज आप चुप हो जाइए, बाहर के लोग तो ऐसे ही होते हैं, भला वो लोग लड़कियों की इज्जत कैसे करेंगे? गर्ल, थैंक यू सर, पर आप ही बताइए, अगर कोई बंदर घुस आया तो इसमें मेरा क्या दोष है? अमित ने उसे दिलासा दिया, फिर रूम की ओर चल दिया और रिसेप्शन गर्ल उसे ध्यान से देख रही थी। रूम में पहुंचकर देखता है कि वहां सारा सामान बिखरा हुआ था और सारे कागजों पर नाखूनों के निशान लगे हुए थे, जैसे कोई उसको बैठकर खुरेचा हो। ये देख अमित चकित हो गया
और तुरंत दौड़कर बगल वाले रूम में गया। वहां भी वैसा ही हाल। फिर उसके बाद वो दूसरे, तीसरे और चौथे रूम का भी लगभग यही हाल था। उसे समझते देर ना लगी कि ये काम बंदर का नहीं है, किसी और का है। तभी रिसेप्शन गर्ल आ जाती है और अमित के रूम का हाल देखकर कहती, ओ माय गॉड, ये क्या सर, ये किसने किया? और ये नाखूनों के निशान किसके हैं? अमित, ये बंदर का काम नहीं है मैम, ये किसी और का काम है। गर्ल, किसका सर? ये कौन कर सकता है? अमित, ये तो मालूम नहीं, पर जो भी है वो ये नहीं चाहता कि इस होटल में कोई रहे। मैं भी ये होटल खाली करके जा रहा हूं। वो तुरंत होटल के काउंटर पर गया और अपने कलीग को फोन लगा के कहीं रहने के इंतजाम के लिए कहने लगा। अमित ने रिसेप्शन गर्ल को बॉय किया और अपना सामान लेकर चल दिया और रिसेप्शन गर्ल सर नीचे करके अमित को देखते हुए एक कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी। तभी अमित उसे देखने को पलटा और वो हड़बड़ा कर वापस लौटने लगी। अमित ये देखकर सोच में पड़ गया और सोचने लगा ये मुस्कुरा क्यों रही थी, और ज्यादा ध्यान न देते हुए निकल गया। अपना सामान लेकर गांव पहुंचा तो उसके कलीग्स ने उसके लिए अच्छे से एक झोपड़ी का निर्माण करवा रहा था। तो अमित ने भी कहा कि ये मेरे लिए ठीक रहेगा। अमित वहां से चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर मुआयना कर रहा था और सोचने लगा गांव वाले यहां थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब एकदम सुनसान हो गया है। फिर धीरे धीरे रात का काला अंधेरा छा गया और सियारों की आवाज आने लगी। झिंगुरों की गुनगुनाहट और उल्लुओं के रोने की आवाजें आने लगी और अकेला अमित इन सब से डर गया और डरने लगा। तभी किसी के पायल की आवाज आई, छन 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 छनाक। अमित डरकर उठा और पूछा, कौन डॉट है वहां? सामने आओ। उधर से आवाज आई, रात की अंधेरी तन्हाई में जब जब कोई आए, तुम्हारी याद में कोई अपने आंसू बहाए। ये सुनकर तो अमित बिल्कुल ही डर से कांपने लगा और बोला, देखो कौन हो तुम, मुझे कुछ मत करना, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। बाबू, तुमने यहां कदम रखते ही मेरा बहुत कुछ बिगाड़ दिया है। मैं गांव का बुरा चाहने वालों को जिंदा नहीं छोड़ती, क्योंकि ये गांव मेरे मां बाप ने बनाया है। अमित, देखो माता, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं तो यहां आना भी नहीं चाहता था, लेकिन मुझे जबरदस्ती यहां भेजा गया है। अपनी जान बचाने के लिए सभी ऐसा ही कहते हैं। ही। तभी पर्दे के पीछे एक बहुत भयानक आकृति नजर आई। लंबे लंबे बाल, लंबी नाक, बड़े बड़े डॉट नाखून, और धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ती हुई आकृति अंदर प्रविष्ट कर रही थी। और ई। उधर अमित चिल्लाते हुए, नहीं बहना, मुझे मत मार, नहीं मत मारो। अबे तू कैसा इंसान है, कभी माता बोलता है, कभी बहना बोलता है। कहते हुए अचानक झटके से उठा और कहने लगा, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे दीदी। और आसपास देखता है कि अरे यहां तो कोई नहीं है, और ये क्या, मैं तो बिस्तर में हूं, यानी मैं सपना देख रहा था। हे भगवान, धन्यवाद, आपका लाख लाख शुक्र है। तभी उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर एक मजदूर अंदर आया और पूछा, क्या हुआ मालिक, आप चिल्लाए क्यों? अमित कुछ नहीं बोला, सिर्फ ना में सिर हिलाया और सोचने लगा, ये आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? इतने भयानक सपने और घटनाएं तो मेरी जिंदगी में नहीं घटे। अब मुझे उन चुड़ैलों के बारे में पता करना ही होगा, वरना मुझे चैन नहीं पड़ेगा। ये सोचकर वो नहाने और तैयार होने चला गया। गांव वाले एक मजदूर को उसने बुलाया और बोला कि सुनो भाई, क्या तुम मुझे यहाँ के बारे में बताओगे? मैं जब से यहाँ आया हूं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, सच क्या है तुम मुझे बता सकते हो? मजदूर, कैसी बात कर रहे हैं मालिक, हमारा भी परिवार है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरी जान खतरे में पड़े। अमित, अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मजदूर, नहीं मालिक, आप ही, क्या कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हमें माफ कीजिए, मैं चलता हूं। कहकर मजदूर चल दिया और फिर तुरंत अमित ने उसे आवाज देकर रोका और उसे 100 का नोट दिया। फिर मजदूर बताने को तैयार हो गया। मजदूर, तो सुनिए मालिक, ये कहानी तब की है जब मेरे पिता सहित तकरीबन 7 लोग इस जगह पर आए थे।
उस वक्त यहां सिर्फ रेत और पत्थर ही थे। वो लोग मिलकर इस जगह पर झोपड़ी लगाने की शुरुआत की और इसी तरह और भी पगडंडी यात्री यहां से गुजरते तो कुछ यहां रह जाते तो कुछ चले जाते। इस प्रकार ये जगह एक गांव में बदल गई। लेकिन इस जगह को गांव में बदलने के लिए रामलाल का सहयोग सबसे ज्यादा था। उसकी 2 पुत्री और 1 पुत्र थे। उसका बेटा बहुत आवारा किस्म का था, गांव के लफंगों के साथ हमेशा गुलछर्रे उड़ाता था। उसकी दोनों बेटियां बहुत संस्कारी थी और दोनों की शक्लें थोड़ी मिलती थी। वो अपने परिवार के साथ पूरे गांव का ख्याल रखती थी। वो दोनों पूरे गांव की दुलारी थी, तो बेटा बिल्कुल उलट था। रामलाल का बेटा अपने 4 लफंगे दोस्तों के साथ कई लड़कियों की इज्जत लूट चुका था और एक दिन उसके दोस्त रामलाल के बेटे को ढेर सारी शराब पिलाकर उसके दोस्त उसके घर में घुसकर उसके बहनों की इज्जत लूट ली और अगले दिन गांव छोड़कर भाग गए और सारा इल्जाम रामलाल के बेटे पर आ गया और उसे गांव के बीच फांसी दे दी गई। और ये देख रामलाल को हृदयाघात लग गया और वो मर गया। ये देख उसकी बेटियां भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद से उसके गांव वाले उनके शवों को जमीन में गाड़कर उस पर पेड़ लगा दिया। मेरे पिताजी के बताए अनुसार ये लगता है कि वह दोनों लड़कियां चुड़ैल बन गई और धीरे धीरे वो उन सबको मारती गई जिन्होंने उन सबको परेशान किया था और उसके बाद से वो उन पेड़ों पर बस गई और जो भी गांव का बुरा सोचते हैं उनको वो मार देती है। ये सुनकर अमित के रोंगटे खड़े हो गए और वो इधर उधर देखने लगा। मजदूर बोला, मालिक आप भी यहां से चले जाइए क्योंकि आप भी गांव तोड़कर यहां बस्ती बनाना चाहते और वो आपको भी नहीं छोड़ेंगी। अमित उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी क्योंकि पहले मुझे उनके बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन अब मैं बहुत कुछ जान गया हूं। अब शाम हो गई है, तुम जाओ, कल आना। अमित अपने झोपड़ी में लौटते हुए बहुत ही गहरी सोच में डूब गया और साथ ही उसे उन दोनों बहनों से हमदर्दी होने लगी। अमित ने उस गांव पर काम शुरू करवा दिया था। उस दिन मौसम थोड़ा घने बादल लिए हुए था, तो अमित शाम से कुछ देर पहले तकरीबन 4 बजे अपने झोपड़ी पहुंच गया। तभी किसी ने आवाज दी, मालिक। मालिक, मैं हूं गांव वाला। अमित, हाँ हाँ, आओ अंदर आओ, क्या बात है? मजदूर, बात तो कुछ ना है मालिक, पर न जाने कहां से ये छोरी आई है, कहती है कि दुनिया में म्हारा कोई ना है, हमें कोई काम दे दो, तो मैं आपके पास ले आया। अमित उसे ध्यान से देखता है तो वो छोटे लंबाई वाली और सुंदर नैनिश वाली एक लड़की थी। अमित, अब ये तो एक औरत है, इससे मजदूरी तो करा नहीं सकता। क्या करूं? क्या करूं डॉट? अरे हाँ, याद आया, देखो तुम आज से यहां खाना बनाना, साफ सफाई कर लेना और सारे घर के काम डॉट भी। और हाँ, जब तक मैं यहां हूं इसे अपना ही घर समझना और जो भी पैसे कहोगी मिल जाएगा। कहकर अमित मजदूर के साथ निकल गया और उस लड़की ने हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद किया और काम पर लग गई। मजदूर, आपने उसे रखने का फैसला करके बहुत अच्छा किया मालिक। मैं कहने ही वाला था कि ये अनाथ है, उसका कोई नहीं है। अमित हैरान होते हुए, क्या ये क्या कह रहे हो? मतलब उसका कोई नहीं है? मजदूर, हाँ मालिक, उसे मैं साल भर पहले इस गांव के पहाड़ियों में से ले आया था, कोई इसको फेंक कर चला गया था। अमित ने हम भरा और चल दिया। धीरे धीरे रात की कालिमा छा रही थी और वो दोनों चुड़ैल के पेड़ के नाम से मशहूर पेड़ के पास पहुंच गए और देखते हैं कि एकदम सूखा तना, सफेद रंग, नुकीले टहनियां और उस पर नाखून के खुरचने की आवाज। एक बहुत ही भयंकर परिस्थिति में मौजूद वो पेड़ रात को और खतरनाक लग रहा था। अमित को एक तेज चीखने के स्वर सुनाई दी और ई डॉट। अमित और मजदूर तुरंत लपक कर पेड़ के पीछे की तरफ पहुंचे तो देखते हैं कि एक काला साया, लंबे घने बाल, हरी आंखें और धुएं के जैसा बदन वाली एक औरत उस रिसेप्शन गर्ल को पकड़ी हुई थी और वो चिल्ला रही थी। अमित और मजदूर ये देखकर बुरी तरह से डर गए और दोनों कांपने लगे। तभी रिसेप्शन गर्ल चिल्लाई, बचाइए सर, मुझे बचाइए। अब उन दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी
ना आगे बढ़ने की और ना कुछ बोलने की। किसी तरह हिम्मत जुटाकर अमित बोला, छोड़, दो ई डॉटर्स, लड़की कोट, ही चला जा यहां से वरना तू भी मारा जाएगा इसकी तरह। वैसे भी मुझे मर्द पसंद नहीं, चला जा वरना छाती चिरकर खून पी जाऊंगी। ही डॉट। ये सुनते ही मजदूर चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा और अमित चिल्लाया, उठो उठो, क्या हुआ तुम्हें, उठो, देखो चुड़ैल बहन हमें जाने दो और इस लड़की को भी छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। यहां पर जो भी बाहरी आता है वो हमारा दुश्मन है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुझे भी मार डालूंगी। कहकर चुड़ैल उस गर्ल को हवा में उड़ा दिया और अमित की ओर बढ़ने लगी और अमित मजदूर को छोड़ अपनी जान बचाने को भागने लगा और चुड़ैल उसको हवा में उड़ाते हुए अमित को दौड़ा रही थी। भागते भागते अमित जमीन पर लड़खड़ा कर गिर गया और चुड़ैल उड़ते उड़ते उसके सर के ऊपर तक आ गई और अपने गंदे नुकीले दांत को मुंह खोलकर बाहर निकालने लगी। और तभी कहीं दूर से मंदिर का घंटा बजने की आवाज आई, टन 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 टनाक। उस चुड़ैल का ध्यान उस घंटे की ओर गया और वो अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाकर भागने लगी और वो गर्ल हवा से गिरते हुए सीधे अमित के ऊपर गिर गई और दोनों बेहोश हो गए। फिर अचानक से अमित की आंख खुली और वो चौंक कर उठा और चिल्लाया, मुझे छोड़ दो मुझे, मत मारो। कहकर अगल बगल देखता है तो अपने आप को अपने झोपड़ी में पाता है और मजदूर उसके बगल में बैठा था और वो रिसेप्शन गर्ल गायब थी। अमित पूछा, मैं यहां कैसे आया और वो लड़की कहाँ गई डॉट। मजदूर उसे शांत कराता हुआ, मालिक आप आराम कीजिए, अब सब ठीक है और वो लड़की बाहर बैठी है और आप दोनों को मैं यहां लाया हूं। अमित, पर तुम तो बेहोश हो गए थे। मजदूर, नहीं मालिक, मैं बेहोश होने का नाटक किया था, मैंने सोचा शायद ये करने से मेरी जान बच जाए। अमित, वाह भाई, मान गए तुम्हें भी। फिर अमित अपने बिस्तर से उठा और बाहर गया, वहां वो रिसेप्शन गर्ल बैठी थी। अमित बोला, कैसी हो तुम और तुम वहां जंगल में क्या कर रही थी। गर्ल, ओह आप, हाँ अब थोड़ा ठीक हूं, बस थोड़ा घाव लग गया है। मुझे क्या मालूम था कि वहां जाने पर मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मैं तो बस रास्ते से गुजर रही थी, तब तक उसने मुझे पकड़ लिया पर आपने आकर मुझे बचा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहकर गले से लिपट गई। अमित उसे हैरान भरी नजरों से देखा और अपने से दूर करते हुए बोला, अरे ठीक है, अब तुम सुरक्षित हो, टेंशन ना लो। गर्ल, कैसे टेंशन ना लूं? वो बोली है कि मैं फिर आऊंगी और तुम लोगों को मार दूंगी, प्लीज सर मुझे बचा लीजिए। अमित कुछ नहीं बोला पर वो ये समझ गया था कि खतरा अभी टला नहीं है। उस गर्ल के आग्रह करने पर अमित ने उसे वहां रहने की इजाजत दे दी। फिर वो मजदूर के साथ जैसे ही बाहर निकला वैसे ही वो नौकरानी कहीं से आ रही थी तो अमित ने पूछा, कल से तुम कहाँ गायब थी। नौकरानी थोड़ा हकलाते हुए, मैं तो गांव में अपने परिवार के पास गई थी, सुबह हुई तो आई हूं। अमित कुछ नहीं बोला और मजदूर के साथ आगे बढ़ चला। बाहर पहुंचते ही अमित मजदूर से बोला, जरा ये बताओ चुड़ैल तो दो थी ना। मजदूर, हाँ मालिक, पर हुआ क्या। अमित, हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन कल वहां एक ही चुड़ैल क्यों थी, और उतनी रात को वो रिसेप्शन गर्ल वहां क्या कर रही थी, और नौकरानी तो अनाथ है, उसका परिवार कहां से आ गया। आखिर वो इतनी रात को गायब कहां थी, और उस रिसेप्शन गर्ल को चोट के कोई निशान भी नहीं है। मजदूर, अरे मालिक, आप तो मुझे डरा रहे हैं, ये संजोग भी तो सकता है, लेकिन मैं नौकरानी को पिछले 19 साल से जानता हूं, उसका कोई परिवार तो नहीं है, लेकिन कुछ दूर पर उसके पुराने मालिक का घर है। वो उसको अपनी बेटी की तरह मानते थे, कभी कभी वो उनके यहां जाती है, लेकिन उस नई मैडम के बारे में मैं नहीं जानता। तभी अचानक अंदर से उन लड़कियों की चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ, आई। वो दोनों तुरंत दौड़कर अंदर पहुंचे और वहां जो भी देखा वो देखकर उनकी तन बदन और रूह तक अंदर से कांप गई।
वहां अंदर वो चुड़ैल झोपड़ी में हवा में लटक रही थी और भयानक आंखें, बिखरे बाल और गंदे काले कपड़े पहने वो नौकरानी को हवा में उठा रखी थी और वो चिल्ला रही थी। चुड़ैल अपने नाखूनों से धीरे धीरे उसके बदन पर फेर रही थी और बोली, इसके जिस्म की खुशबू मेरे मन में समा गई है, मैं इसका अंत कर दूंगी। अमित, देखो इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। और तुम चाहती क्या हो आखिर? अब किया ना तूने काम की बात, चला जा यहां से। ये गांव मेरा है, मैं इसे कभी बदलने नहीं दूंगी। जो भी इसे नुकसान पहुंचाने की सोचेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ही। अमित, देखो मुझे तो कंपनी वालों ने भेजा है, इसमें मेरा अपना कोई फायदा नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं? तूने यहां आने की गलती की है, यही तेरी सजा है और तू इससे बच नहीं सकता, कहकर गायब हो गई और वो सब इधर उधर देखने लगे। तभी अचानक वो अमित के पीछे प्रकट हुई और अमित को एक हाथ मारा और अमित हवा में उड़कर झोपड़ी की दीवारों से लड़ गया। फिर वो मजदूर की ओर अपना मुंह घुमाया और जोर से मुंह खोलकर चिल्लाई, ई और मजदूर उड़कर हवा में फेंका गया और नौकरानी के बाल पीछे से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। वह चिल्ला उठी। अमित धीरे धीरे उठता है और चुड़ैल की ओर बढ़ा। तभी चुड़ैल तेजी उड़ती हुई आती है और अमित को हवा में उड़ाकर झोपड़ी से बाहर फेंक देती है और तभी झोपड़ी टूट जाती है और सूर्य की किरणें पूरे झोपड़ी में फैल जाती है और वह चिल्लाने लगती है, आई। अचानक वो गायब हो जाती है। धीरे धीरे अमित और मजदूर अपने आप को संभालते हुए उठ रहे थे। सबसे ज्यादा अमित घायल था और फिर वो नौकरानी बेहोश थी। तभी उधर से मजदूर आकर अमित को उठाता है। अमित, क्यों इस बार तुमने बेहोश होने का नाटक नहीं किया? कहकर अमित हंसने लगा और मजदूर भी हंस दिया। वैद्य के जरिए इलाज कराने के बाद अमित थोड़ा ठीक महसूस कर रहा था। उस घटना को बीते हुए 2 दिन हो चुके थे और अभी तक चुड़ैल के आने के बाद से अब तक उस रिसेप्शन गर्ल का पता नहीं था। अमित ने मजदूर से बात करते हुए कहा, यार, ये होटल वाली लड़की जब से चुड़ैल आई तब से गायब है। वो आखिर कहाँ गई? मजदूर, मालिक, बात तो सही है आपकी, पता नहीं कहाँ लापता है वो। तभी उधर से नौकरानी नाश्ता लेकर आई और बोली, मालिक, दीदी, अरे रे, मेरा मतलब वो मैडम मुझसे बोल कर गई है कि वो कुछ दिन बाद लौटेंगी। अमित, अच्छा, उसने ये बात तुमसे क्यों कही? मुझसे क्यों नहीं? और वो गई कब? और जब वो गई है तो आएगी क्यों? नौकरानी, मालूम नहीं मालिक, पर वो जब आप बेहोश थे तभी गई। अमित हम करते हुए बाहर निकल गया और उसके झोपड़ी को बनाने आए मजदूरों से बात करने लगा। फिर अमित अकेले ही गांव की पहाड़ियों की ओर घूमने निकल गया और धीरे धीरे वो उस गांव के मंदिर के करीब पहुंच गया, जिसकी आवाज सुनकर पहली बार चुड़ैल भागी थी। वहां वो देखता है कि मंदिर शंकर भगवान का था और वहां कई अघोरी बैठकर तपस्या कर रहे थे। देखने में वो थोड़ा भयानक लग रहे थे और अमित हिम्मत करके आगे बढ़ा और भगवान को नमन करने के बाद वो उन अघोरियों को प्रणाम कर उनके पास बैठ गया और बोला, बाबा की जय हो। पर उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला और वो फिर बोला, बाबा की जय हो। फिर किसी ने कुछ नहीं बोला, सभी ध्यान में मग्न थे। अमित उठा और चल दिया। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुक जा मनुष्य, तेरे जो बाधा है वो तेरा पाला हुआ है, जा पहले उसको खत्म कर दौड़। इससे पहले अमित कुछ बोल पाता वो अघोरी फिर से ध्यान मग्न हो गया और अमित बिना कुछ बोले ही वहां से लौट आया और वापस आकर मजदूर को सब कुछ बताया तो मजदूर हैरान था। मजदूर, मालिक, इस शब्द का क्या मतलब होना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परंतु आपको उस मंदिर में अकेले नहीं जाना चाहिए था और कोई गांव वाला भी अकेले नहीं जाता। कम से कम मुझे तो साथ ले लिया होता। अमित, मैंने सोचा तुम्हें क्या परेशान करूं, तुम वैसे भी मेरी वजह से बहुत परेशान हो चुके हो, लेकिन आखिर क्यों मुझे नहीं जाना चाहिए था? मजदूर, क्योंकि मालिक वो अघोरी बहुत खतरनाक है, किसी भी नए आदमी को देखते ही वो उनको खा जाते हैं, क्योंकि उनका भोजन ही लाश है।
ये सुनकर अमित डर जाता है और बोलता है, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है यार? मजदूर, ये तो अच्छा हुआ कि वो आपको केवल सलाह देकर ही छोड़ दिया, वरना वो आपका नाश्ता कर जाते और मुझे भी ना बुलाते। ये सुनकर दोनों हंस पड़े और अमित अपने झोपड़ी में चला गया। और तभी वो नौकरानी चिल्लाते हुए आई, मालिक बचाइए, मालिक। अमित दौड़कर पहुंचा और पूछा, क्या हुआ, क्यों चिल्लाई? नौकरानी, मालिक, वो वहां पर अलमारी में। अमित, हाँ बोलो, क्या है अलमारी में? नौकरानी, मालिक, अलमारी में चुड़ैल का कटा हुआ सिर है। अमित डरकर पीछे हुआ और बोला, क्या क्या कह रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? नौकरानी, नहीं मालिक, आप चलिए देखिए उसे। अमित, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा कहीं, वो मेरा सिर ही ना खा जाए। फिर अमित कुछ सोचता है और फिर आगे बढ़ता है और डरते हुए अलमारी में देखता है, तो यहां तो कुछ नहीं है, कहीं तुमने झूठ तो नहीं बोला ना? नौकरानी, नहीं मालिक, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अमित कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है तुम जाओ। अमित अलमारी के पास से जैसे ही हटा, वो कटा हुआ सर वापस वहां अलमारी में आ गया और अमित को देख मुस्कुरा रहा था। अमित अघोरी की बातों को सोच रहा था। अचानक उसे ध्यान आया कि उसे उन चुड़ैलों के पुराने घर में जाना चाहिए, शायद कुछ पता चले। वो मजदूर के पास जाता है और उससे चलने को कहता है। पहले तो वो मना करता है, फिर वो सिर्फ घर के बाहर तक रहने के मंजूरी के साथ चल देता है। लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद उन चुड़ैलों का घर आ जाता है। बाहर से बिल्कुल पुराना खंडहर के भांति घर के दरवाजे पर झालों का ढेर देखने में डरावना लग रहा था। अमित दरवाजे को ढकेलता है, लेकिन वो नहीं खुलता। वो फिर से कोशिश करता है, लेकिन वो फिर नहीं खुलता। अमित मजदूर को बुलाता है और दोनों मिलकर कोशिश करते हैं, तो वो दरवाजा खुल जाता है। तभी दरवाजा खुलते ही उसमें से अचानक ढेर सारे क्लवे काव करते हुए निकलने लगते हैं और वह दोनों केवों के झुंड से घबराकर कर गिर जाते हैं। मजदूर, मालिक, जब शुरुआत इतनी खतरनाक हुई है तो आगे क्या होगा? अमित, अरे तू घबरा मत, मैं भी तो हूं तेरे साथ। तू अकेला थोड़ी ना मरेगा, मैं भी तो साथ हूं। अमित अपने कदम अंदर रखता है और तभी एक बिजली कड़कती है और दूर कहीं जंगल में पेड़ों पर बैठी दोनों चुड़ैलों को इसका आभास हो जाता है कि कोई उनके घर में प्रवेश किया है। वो दोनों चुड़ैल एक साथ चिकती हुई अपने घर की ओर चल देती है। उधर अमित जब घर में घुसता है तो देखता है कि चारों ओर घने झाले, सांपों की बाम्बिया और झिंगुरों की आवाज और सालों पुरानी बासी खुशबू, और लग रहा था कि जैसे किसी ने उस जगह को सैकड़ों सालों से नहीं खोला था। वह दोनों घबराते हुए और झाले हटाते हुए आगे बढ़े और सामने सबसे पहले उन्हें एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। अमित ने उस पर से झाले साफ किए और देखा कि वो शायद चुड़ैलों के मां बाप थे। उसको छोड़ वो आगे बढ़ गया और देखा वहां पर बच्चों के खेलने के खिलौने पड़े थे और एक जगह बक्से में से शादी का जोड़े जैसा कुछ पड़ा था। अमित उस जोड़े को उठाता है और तभी एक आंधी के जैसे हवा चलती है और ढेर सारा धूल हवा में उड़ जाते हैं। और जब वो आंधी शांत होती है तो उसकी नजर उस जोड़े पर जाती है। वो बिल्कुल काला पड़ गया था और राख बनकर जमीन पर फैल गया और वो अचंभे से खड़े रह गए। मजदूर, मालिक जाने दीजिए, आप किसी चीज को हाथ मत लगाइए। उधर वो चुड़ैल बहनें जंगलों से होती हुई अपने घर तक आ पहुंची थी और वो बाहर से ही उन दोनों की हरकतों पर नजर रख रही थी। अमित आगे बढ़ता हुआ दूसरे कमरे में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही वो किसी चीज से टकराकर गिर पड़ा और नीचे देखता है एक बक्सा खुला हुआ था और कुछ मैली कुचैले कपड़े और धूल से सने तस्वीरें थी। अमित एक एक कर देखने लगा। कुछ तस्वीरों को देखने के बाद वो एक तस्वीर को देखकर दंग रह गया और उसकी आंखें फैलती चली गई। मजदूर, क्या हुआ मालिक? अमित, कुछ नहीं, चलो अब हमें चलना होगा, जल्दी करो। उस तस्वीर को जेब में रखते हुए वो बाहर निकला ही था कि घूम तुम सब। चुड़ैल की आवाज सुन दोनों डर गए और तुरंत भागने को हुए
और फिर चुड़ैलें भी उनके पीछे लग गई। वो दोनों तेजी से भाग रहे थे और चुड़ैल हवा में उड़ते हुए उनको पकड़ ली और हवा में उठा ली। ही आखिर शहरी बाबू, तू मेरी जाल में फंस ही गया। आज मैं तेरा खून पीकर रहूंगी। अमित, नहीं, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? तू यहां आया यही तेरी गलती है और अब तू हमारे घर तक पहुंच गया। दीदी, इसे छोड़ना मत, यही हमारे गांव को खत्म करना चाहता है। चिंता ना कर बहना, इसे मैं अच्छे से पकाकर खाऊंगी। ही। ये सुनकर अमित डर गया और दोनों चुड़ैलों के अगल-गल होने की वजह से अमित ने मजदूर के पैर को जोर से खींचा और तभी मजदूर भी बचने के लिए अमित का पैर पकड़ लिया। इस तरह सब आपस में उलझकर नीचे गिर पड़े और अमित उठकर मजदूर को उठाया और दोनों लंगड़ाते हुए भागने लगे। बहना, तू जा, अपने काम पर लग जा और मैं इसे देखती हूं। छोटी चुड़ैल न जाने कौन से काम पर निकल जाती है और दूसरी वाली उनके पीछे फिर हवा में उड़कर जाने लगती है। वह दोनों भागते भागते गिर पड़े थे और वो चुड़ैल उनके पास पहुंचकर कहती है, बहुत किस्मत वाला है तू, मुझसे 2 बार बच चुका है तू, लेकिन अब नहीं बचेगा। कहकर उन पर अपने नाखून बड़े करके उनके जिस्म पर धंसाने लगती है। वो दोनों चिल्लाते हैं, आए। तभी एक धूल सा उड़ता हुआ एक धुंध उस चुड़ैल से जा टकराता है और वो चुड़ैल डरकर पीछे हो जाती है और देखती है कि वहां एक अघोरी आकर खड़ा रहते हैं और बोलता है, अलख निरंजन, जय जय भोले। ये सुन चुड़ैल थोड़ा पीछे हो जाती है और कहती है, क्यों रे बूढ़े, तुझे तेरी जान नहीं प्यारी है क्या? अघोरी, तू मारेगी मुझे? चल हट, कई सालों की तपस्या और भोलेनाथ की कृपा है, मुझ पे लाश मेरा भोजन है, राख मेरा स्नान। तू जैसों से तो मैं अपने पैर दबवाता हूं। चल जा यहां से, वरना यही अंत कर दूंगा तेरा। ये सुनकर चुड़ैल थोड़ा भयभीत होती है और पीछे जाने लगती है और कहती है, जा रही हूं, मगर इन दोनों को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी। आखिर कब तक तू इनके साथ रहेगा? ही कहकर वो हवा में गायब हो गई और वो दोनों अघोरी बाबा को नतमस्तक कर कहने लगे, बाबा, अगर आज आप ना होते तो हमारा क्या होता? बाबा, हमें बचा लो। अघोरी, मैंने तुझसे उस दिन कहा था ना कि पहले तेरी पाली हुई समस्या को हल कर। अब तू घर जा, जो भी तेरे घर में है उसको किसी भी तरह ये भभूत की पुड़िया खिला दे और सुन, साथ में एक चाकू भी ले लेना और वार सीधे उसकी दोनों आंखों पर होनी चाहिए। अमित, मैं समझ गया बाबा, पर यह काम मैं कल करूंगा। अघोरी वहां से चला गया और मजदूर पूछा, मालिक, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अमित, समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा है, लेकिन अब कल देखना है कि जो मैं सोच रहा हूं क्या वो सच निकलता है या नहीं। कहकर दोनों झोपड़ी की ओर चल दिए। सुबह हुई और अमित उठा और नौकरानी चाय लेकर आई तो अमित ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, तुमने आज तक शादी क्यों नहीं की? नौकरानी शर्माते हुए, क्या मालिक कैसी बात कर रहे हैं आप? अमित, अरे मेरा कोई गलत मतलब नहीं है, बस ऐसे ही पूछ लिया। नौकरानी, नहीं मालिक, मेरे मां बाप तो थे नहीं, कौन कराता? फिर मैं लोगों के यहां काम करने लगी और फिर मेरा मन इन सब से हट गया। अमित, हम कोई बात नहीं, लेकिन एक बात जानती हो, ये मजदूर तुम्हें बहुत पसंद करता है और मेरी नजर में तो वो बहुत हिम्मती और मेहनती भी है। नौकरानी, क्या कह रहे हैं मालिक? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं शादी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। कहकर वो घबरा जाती है और अमित उसे शांत कराता है। मजदूर बाहर गेट पर खड़ा सब सुन रहा था और अमित के बाहर निकलते ही मजदूर ने उससे पूछा, मालिक, आप ये क्या कह रहे थे अंदर? और आप तो जानते हैं ना कि मैं शादीशुदा हूं। अमित, अरे तो इससे फर्क ही क्या पड़ता है, शहर में तो लोग 3 से 3 शादियां करके रहते हैं। मजदूर, पर मालिक ये शहर नहीं है, ये गांव है, अगर मेरी घरवाली को पता चल गया तो वो मुझे कढ़ाई में तल कर खा जाएगी। अमित, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी घरवाली से बात कर ली है, वो तैयार है और उसे इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। मजदूर खुश होते हुए, क्या सच मालिक? क्या आप सच बोल रहे हो मालिक? वाह,
वाह भगवान, तू ऐसी घरवाली सबको देना भगवान। धन्य हो प्रभु, धन्य हो डॉट। अमित हैरान भरी नजरों से उसे देखते हुए पूछता है कि अरे वाह, अभी तो तू बड़ा भक्त बना फिर रहा था, जैसे ही पता चला कि बीवी ने इजाजत दे दी है तो लड्डू बन गया। वाह भाई। मजदूर, ऐसा नहीं है मालिक, वो बस मुंह से निकल गया, दिल में ऐसा कुछ नहीं था। फिर दोनों ही साथ में ठहाके लगा के हंस पड़े। तभी अचानक वहां एक कार आकर रुकती है और उसमें से अमित की बीवी और उसका मालिक यानी डायरेक्टर उतरते हैं। रंजिता तो बस जैसे ही अमित को देखती है वो दौड़ कर उसके पास आती है और अमित को एक थप्पड़ मारती है और बोलती है, मेरी याद तो आई नहीं तुम्हें? अमित, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां मेरा ख्याल एक नौकरानी और एक होटल की रिसेप्शन गर्ल रख रही है। रंजिता, अच्छा कहा है मेरी सौतने, बुलाओ जरा। अमित, तुम तो जानती ही हो कि मुझमें इतनी हिम्मत है नहीं कि उनको बुला सकूं। ये कहकर दोनों हंसने लगे और दोनों किसी बिछड़े हुए प्रेमी की तरह गले लगकर एक दूसरे को महसूस करने लगे और रंजिता रोने लगी और अमित उसे चुप कराता हुआ सांत्वना देने लगा। डायरेक्टर, अच्छा अच्छा, अब तुम लोगों का हो गया कि नहीं? दोनों साथ मिलकर बोले नहीं और सब साथ में हंसने लगे। डायरेक्टर, भाई अमित, जितने दिन तुम यहां रहे तुम्हारी बीवी ने मेरी जान निकाल के रख दी, मजबूरन इसे यहां लेकर आना पड़ा। और ये बताओ तुमने अभी तक काम क्यों नहीं शुरू करवाया? अमित, थैंक्स सर, काम किसी ने शुरू ही नहीं करने दिया और मेरे सारे कलीग्स लगभग 1 महीने से आ नहीं रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपने बुला लिया होगा और इसलिए मेरे पास कोई था ही नहीं काम शुरू करने के लिए। डायरेक्टर, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने किसी को नहीं बुलाया और मैं खुद उन लोगों का फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन लगता ही नहीं। अमित सिर झुकाए सोचता हुआ मजदूर की ओर देखता है तो मजदूर बोलता है, मालिक, ये उसी का काम है। डायरेक्टर, क्या कहा, किसका काम? अमित, सबसे पहले आप लोग अंदर चलिए और फ्रेश हो जाइए, फिर बात होगी। रंजिता ने नोट किया कि अमित कुछ छिपा रहा है। उसने पूछा, सच सच बताऊं क्या बात है? तुम्हें कोई खतरा तो नहीं? अमित, कुछ नहीं बेबी, सब ठीक है और वो सब कहीं घूमने गए हैं और मुझे बताने को मना किया है। रंजिता ये सुनकर चैन की सांस लेती है और अमित उससे असली बात छिपा लेता है। अमित मजदूर से उनके नहाने और रहने का इंतजाम करने को कहता है। फिर जब तक वो सब नहा धोकर तैयार होते हैं, नौकरानी खाना लगा देती है। फिर सब खा पी लेते हैं तो अमित उनको आराम करने को बोलता है। अमित, आइए डायरेक्टर साहब, हम थोड़ा साइड पर घूम कर आते हैं। रंजिता, तब तक तुम थोड़ा आराम कर लो और कुछ जरूरत हो तो नौकरानी से मांग लेना। रंजिता ठीक है बोलकर लेट जाती है और मजदूर भी अमित के साथ चलने लगता है तो अमित उसे रोकता हुआ बोलता है, नहीं, तुम साथ नहीं चलोगे, मैं अपना ध्यान रख लूंगा और तुम तो सब जानते ही हो, इसलिए तुम मेरी बीवी का ख्याल रखोगे और उसे यहां के हालात के बारे में कुछ मत बताना। मजदूर मंजूरी देकर वापस लौट गया और वो डायरेक्टर को लेकर साइड की ओर चल दिया। डायरेक्टर, मुझे ये तो समझ आ रहा है कि जो कुछ भी है वो तुम मुझे अपनी बीवी के सामने बताना नहीं चाहते हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम बताओगे कि यहां क्या चल रहा है? अमित हंसते हुए यहां बोला और फिर उस डायरेक्टर को धीरे धीरे अपने यहां स्टेशन से आने के बाद से जितने भी हादसे हुए सब बताने लगा। डायरेक्टर की सारी बातें सुनते सुनते हालत खराब होने लगी और माथे पर पसीना आने लगा। डायरेक्टर, अमित, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कहीं मुझे डराने के लिए तो ये सब नहीं कह रहे? अमित, अरे सर, मुझे अपनी नौकरी से बहुत प्यार है, इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा और सर मैं चाहता हूं कि आप 2 दिन यहां रुक जाइए, आपके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। डायरेक्टर हाँ में सर हिलाते हुए वापस लौटने लगा। वापस लौटकर अमित ने मजदूर को शादी की तैयारी करने को कहा और अपनी बीवी को नौकरानी के लिए शादी की खरीदारी करने भेज दिया। उधर नौकरानी को यह सब बुरा लग रहा था। नौकरानी, मालिक ये सब मत करिए, मुझे शादी नहीं करनी। अमित, देखो मैं तो कुछ दिन में यहां से चला जाऊंगा, फिर तुम अकेली हो जाओगी
तो इसलिए शादी कर लो। नौकरानी को धीरे धीरे गुस्सा आ रहा था और उसकी आंखें लाल होने लगी और बोली, तुझे समझा रही हूं ना कि मुझे शादी नहीं करनी। तू क्यों मेरे पीछे लगा है? बोल बोल जरा। नौकरानी सिर नीचे की हुई, बाल बिखरे हुए थे और उसका बदन कांप रहा था। अमित, ये तुम कैसे बोल रही हो मुझसे? मुझे बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। मैं अभी जा रहा हूं, परसों तुम्हारी शादी है, तुम तैयार रहना, कहकर अमित निकल पड़ा। तभी नौकरानी झटके से अपना सर उठाती है और अमित को जाते हुए देखती है। उसकी लाल लाल आंखें, हवा में उड़ते बाल, गुस्से से नाक सिकोड़ते हुई वो बहुत ही भयानक लग रही थी। 2 दिन बीत गए और शादी का दिन आ गया और अमित, डायरेक्टर, रंजिता, मजदूर और मजदूर की बीवी और 2 से 4 गांव वाले मंदिर के पास जुट गए थे। अमित, रंजिता, चलो मेरे साथ, हम नौकरानी को लेकर आते हैं। अमित और रंजिता नौकरानी को तैयार करने चले जाते हैं और इधर मजदूर अपने बीवी से कहता है, अरे भाग्यवान, आज तो मैं बहुत खुश हूं। मजदूर की बीवी, हाँ खुश हो लो, तुम्हें तो नई मिल रही है, अब मैं भी नया मर्द खोजूंगी। मजदूर, अरे बुरा ना मानो, मैं कभी कभी तुमसे मिलने आ जाया करूंगा, वैसे मुझे तुम्हारा ख्याल कभी कभी ही आएगा। हाँ। मजदूर की बीवी भी हंसने लगी और तभी अमित आता है और मजदूर से कहता है, देखो यहां जो शादी हो रही है वो नकली है समझे, और अब तुम्हें बताने का सही समय आ गया है। मजदूर, क्या ये क्या कह रहे हैं मालिक? यानी मैं बेवकूफ बन गया। अमित, और नहीं तो क्या सच में शादी कराऊंगा तो तेरी बीवी तेरे साथ मेरी भी कुटाई कर देगी। उसे सब कुछ मालूम है, इसलिए वो तैयार है। मजदूर, हे भगवान, आपने मेरे साथ क्या अन्याय कर दिया। ओह, इसलिए मेरी बीवी इतनी खुश है क्योंकि यहां शादी तो हो ही नहीं रही है। अच्छा, क्या बात कहना है मालिक? अमित उसके कान में कुछ बताता जाता है और वो सुनकर मजदूर के आंख हैरानी और डर से फैल जाते हैं और वो कांपते हुए बोलता है, मालिक, आपकी मुझसे क्या दुश्मनी थी जो मुझे बलि का बकरा बना दिया? अमित, अगर तुझे बता देता तो क्या तू तैयार हो जाता ये काम करने को? देखो, तुम डरो मत समझे, मैं पूरी तरह से तैयार हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें बस खड़ा रहकर मेरा साथ देना है। मजदूर हमम बोलकर अपनी बीवी की तरफ देखता है तो वो मानो उसे चिढ़ाते हुए हंस रही थी। अमित रंजिता के पास जाता है और कहता है, अरे रंजिता, ये लो, ये शरबत तुम और वह दोनों पी लो, बाहर धूप ज्यादा है तो अच्छा लगेगा तुम लोगों को। उसके बाद दोनों ने शरबत पिया और अमित उन्हें शरबत पीते हुए देख रहा था। फिर वो रंजिता से नौकरानी को तैयार करके बाहर लाने को कहकर चला जाता है। रंजिता, चलो बाहर, सब इंतजार कर रहे हैं, पंडित जी भी आ गए हैं, चली जा यहां से औरत, अपनी जान प्यारी है तो चली जा। रंजिता, अरे ये कैसे बोल रही है तू? एक तो मेरे पति तेरे तरस खाकर तेरी शादी करा रहे हैं, ऊपर से तेरे ये नखरे। क्या तू अपने पति को जिंदा नहीं देखना चाहती औरत? तभी रंजिता गुस्से से उसके बाल झाड़ती हुई छोड़कर उसके आगे आती है और वो जो देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका चेहरा एकदम लाल और काला, भयानक आंखें, उसके झाड़े हुए बाल पूरे बिखर गए थे और नाखून धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। ये भयानक रूप देखकर रंजिता घबराकर नीचे गिर जाती है और जोर से चिल्लाती है, अमिमिमी तत्तत। उसकी चीख सुनकर अमित तुरंत अंदर आता है और उस नौकरानी का भयानक रूप देखकर डर जाता है और बोलता है, तुम तो वही चुड़ैल हो, नाटक क्यों करता है रे? मैं समझ गई थी कि तुझे मुझ पर शक हो गया है कि मैं ही वो चुड़ैल बहन हूं। ही अमित, हाँ मुझे पहले तो नहीं था, लेकिन जब उस अघोरी ने मेरे घर को लक्ष्य करके कहा तो काफी सोचने पर तुम पर ही शक गया। तेरा शक ही तेरा और तेरी बीवी की मौत का कारण बनेगा ही। ये कहकर चुड़ैल एक झटके से हवा में उड़ी तो रंजिता उसके ज्यादा करीब होने के कारण हवा में उड़कर दरवाजे को तोड़ते हुए बाहर आ गिरी और बेहोश हो गई। अमित, रंजिता, उठो रंजिता, प्लीज उठो। अब वो नहीं उठेगी राजा। हा ही।
अमित, हंसना बंद कर दुष्ट चुड़ैल। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उन लोगों की आवाज सुनकर बाहर से सारे अंदर आ जाते हैं और उस चुड़ैल को देख सभी डर जाते हैं और मजदूर की बीवी तुरंत रंजिता का जांच करती है और बोलती है, मालिक, ये सिर्फ बेहोश है, मैं इसका ख्याल रखती हूं, आप जाइए और इस कमीनी का अंत कर दीजिए। रंजिता का हाल सुनकर उसे थोड़ा जोश आता है और मजदूर से कहता है कि तुम इस पर पीछे से हमला करो और मैं आगे से। अमित पहले से ही हथियार रखकर लाया था, जो कि उसने मजदूर के कानों में कहा था। चुड़ैल उनको हथियार उठाते देख तेजी से मजदूर के पास आई और उसे जोर से एक थप्पड़ मारा। वो दूर जाकर दीवार से टकराकर गिर पड़ा। फिर चुड़ैल मुड़ी और अमित के पास पहुंची और अमित इस बार तैयार था। उसके आते ही उसके पेट में भाला घुसा दिया और चुड़ैल चिल्ला उठी, आया, मुझ पर हथियार का असर कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? अमित, ऐसा इसलिए हुआ है चुड़ैला, क्योंकि शरबत में मैंने तुझे अघोरी दारा दिया गया, भभूत मिलाकर पिला दिया था, इसलिए तेरी शक्ति नष्ट हो गई है। अब तू एक मामूली चुड़ैल रह गई है। यह सुनकर चुड़ैल थोड़ा घबरा गई और बोली, अब मैं तुझे वार करने का मौका ही नहीं दूंगी। चुड़ैल वहीं पास पड़ी लकड़ी के ढेर को उठाती है और अमित पर उछाल देती है और अमित उस ढेर के नीचे दब जाता है और लहूलुहान हो जाता है। चुड़ैल अमित के पास पहुंचती है और हंसते हुए उसका खून अपने जीभ से चाटने लगती है। वाह, क्या स्वाद है तेरी खून का, तेरा तो हम दोनों बहनें मिलकर खून पिएंगे। तभी रंजिता को धीरे धीरे होश आने लगता है और वो चिल्लाती है, अमित तत्, इस चुड़ैल की चोंटी काट दो, ये मर जाएगी। अमित इतना ज्यादा घायल हो चुका था कि उसका हाथ भी नहीं हिल पा रहा था। तभी पीछे से चुड़ैल के पेट में एक भाला आकर घुस जाता है और चुड़ैल चिल्लाती है, आइग है। उसके पीछे मजदूर खड़ा था। चुड़ैल तुरंत अपने हाथ से उसके गर्दन को पकड़कर उठा लेती है और मजदूर चिल्लाने लगता है और चुड़ैल उसके गर्दन पर दांत लगाकर खून पीने लगती है। अमित उस पर मंदिर का गंगाजल छिड़काव कर देता है और वह चुड़ैल चिल्लाकर मजदूर को छोड़कर पीछे हट जाती है। फिर अमित और मजदूर दोनों सुस्ताने लगते हैं और चुड़ैल भी आराम कर रही थी। फिर चुड़ैल हवा में उड़ी और तेजी से आकर मजदूर और अमित को हवा में उड़ाकर मंदिर के ऊपर आसमान में ले गई और उन्हें वहीं से छोड़ दिया और वह दोनों चिल्लाते हुए जमीन पर आ गिरे। अब यह हाल हो गया था कि वो दोनों ही बुरी तरह घायल हो चुके थे। एक तरफ हवा में उड़ती चुड़ैल ठाके लगाकर हंस रही थी, वही एक और रंजिता और मजदूर की बीवी फूट फूट कर रो रही थी और डायरेक्टर शुरू से ही मंदिर में छिपकर सब दृश्य देख रहा था और गांव वाले तो चुड़ैल देखते ही भाग गए थे। चुड़ैल अमित के पास आई और बोली कि क्यों राजा अब नहीं मारेगा मुझे? ही। अमित, तू ये डॉट मत डॉट समझना कि मैं डर गया, मैं तुझे जरूर मारूंगा। ये तमन्ना तू अपने मन में ही लिया रहेगा मेरे राजा। उठने की हालत में तो तू है नहीं, तू मुझे क्या मारेगा? अब मैं तेरा खून पीऊंगी ही। चुड़ैल धीरे धीरे अमित के पास आती है। उधर मजदूर बेहोश था और अमित कराहते हुए सीधे करवट होने की कोशिश करता है। तब तक चुड़ैल अमित के गले पर अपना दांत लगा देती है और अमित की चीख निकल जाती है। अमित, चुड़ैल, क्या तू मुझे सच में मारना चाहती है? और अगर ऐसा है तो मेरी आंखों में देखकर बोल। ही, मैं क्या तुझसे डरती हूं जो तेरी आंखों में नहीं देखूंगी? ये ले देख रही हूं, बोल अब। अमित हंसा। उसने जोर से अघोरी दारा दिया गया चाकू उसकी आंखों में घुसा दिया और उसी पल चुड़ैल चिकती हुई पीछे को गिर गई और एक आखिरी बार अपनी पूरी ताकत जुटाकर अमित खड़ा होता है और उसकी आंख से चाकू निकालकर उसके दूसरे आंख में भी घुसेड़ देता है और वो जोर से चिकती है, आइए। फिर अमित जमीन पर दीवार के सहारे टेक लगाकर गिर जाता है और हंसते हुए बोलता है, मैंने कहा था ना तुझसे कि मैं तुझे मार ही दूंगा, अब तेरी बहन की बारी है। कहकर अमित बेहोश हो गया। उधर वह चुड़ैल पूरी तरह से राख और धुएं में बदलकर खत्म हो चुकी थी। एक चुड़ैल मारी जा चुकी थी, दूसरी का कहीं अतापता नहीं था।
सारे गांव वाले अमित के झोपड़े में जुटकर अमित और मजदूर के ठीक होने की कामना कर रहे थे। आखिर करे भी क्यों ना, उन्होंने उनके गांव के इतने बड़े समस्या का समाधान जो किया था। अमित की हिम्मत देख और भी गांव वाले इस बात के लिए तैयार थे कि अगर एक दो जाने जाती हैं तो जाए, लेकिन अब उस चुड़ैल से हम नहीं डरेंगे। इस बात पर सारे गांव वाले सहमत थे। अभी तक अमित और मजदूर अकेले थे, लेकिन अब उनको कईयों का साथ मिल चुका था। रंजिता, वैद्य जी, मेरे पति कैसे हैं अब? वैद्य, बेटी, चोटें तो इसे काफी आई है, लेकिन भगवान की दया से इसे ज्यादा गहरी चोट नहीं आई है। इसे पूरी तरह से ठीक होने में 1 से 1.5 महीने लग जाएंगे, लेकिन 15 दिन में यह सामान्य हो जाएगा। डायरेक्टर, रंजिता चिंता मत करो, हम इसे शहर ले चलेंगे, वहां ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी अमित को होश आता है। वो बोलता है कि नहीं सर, मैं यहां से नहीं जाऊंगा जब तक उस दूसरी चुड़ैल को ना मार दूं। रंजिता, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, एक तो मुझे बेवकूफ बनाकर इतना सब कर दिया, अब क्या मुझे विधवा बना के छोड़ोगे? अमित, नहीं रंजिता, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी मैं थोड़ा घायल जरूर हूं, लेकिन जल्द ही उसे मारकर हम सब शहर वापस चलेंगे। डायरेक्टर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अभी अभी तुम्हारी जान जाने से बची है और तुम फिर यही सब। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे पास चाकू था, नहीं तो आज तुम मारे जाते। वेल, अब मैं तो यहां नहीं रहने वाला, मुझे अपनी जान प्यारी है। अमित, रंजिता को भी लेते जाइए। रंजिता, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अमित, देखो अगर तुम यहां रही और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। अगर मुझसे प्यार करती हो तो प्लीज चली जाओ। तभी दरवाजा धड़ाक से बोलता है और झोपड़ी में अघोरी प्रवेश करता है और बोलता है, मान जा बालिके, मान जा इस बालक की बात। तेरा यहां रहना इसे कमजोर बना देगा, क्योंकि इस बार इसे और भी ताकतवर चुड़ैल से मुकाबला करना है। इसलिए इसका अकेला रहना जरूरी है, इससे शक्ति इकट्ठी होती है। अलख निरंजन, रंजिता, नहीं, अगर इसकी जान चली गई तो? अघोरी, नहीं बालिके, जो काम हम अघोरी नहीं कर पाए वो इसने कर दिखाया, इसे कमजोर ना समझ। उन चुड़ैलों को केवल यही बालक मार सकता है और इस बार मैं इसके साथ रहूंगा। रंजिता, क्यों बाबा, आप तो इतने शक्तिशाली हैं, फिर मेरे पति ही क्यों? अघोरी, ये एक राज है बालिके, जो बाद में पता चलेगा। राज वाली बात सुनकर सभी चौंक गए और हैरान भरी नजरों से अघोरी को देखने लगे। रंजिता अघोरी के आश्वासन पर डायरेक्टर के साथ चली गई और मजदूर अब धीरे धीरे होश में आ रहा था और उसे बेहोशी के दौरान हुई सारी घटना गांव वालों से पता चली। अघोरी, मैं चलता हूं बालक, मैं आज से 15 दिन बाद आऊंगा, फिर हम साथ में उस चुड़ैल को मारने चलेंगे। तब तक तुम उस चुड़ैल का पता लगाओ, और हाँ, ये लो, ये दवाई है, इसे खाने से तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अघोरी अमित को एक शीशी देकर चला जाता है और सभी उसे प्रणाम करते हैं। तभी बाहर से एक गांव वाला दौड़कर अंदर आता है और बोलता है, मालिक, मालिक। अमित, क्या हुआ, क्यों इतना घबराए हो? गांव वाला, मालिक, वहां पर उस होटल में एक कमरे में 7 लाशें पड़ी हैं। ये सुन वहां मौजूद सभी डर जाते हैं और अमित बोलता है, तुम्हें कैसे पता? गांव वाला, वो मालिक, मेरी बेटी वहां साफ सफाई को जाती है। आज उसने एक कमरे को जोर से धक्का देकर खोल दिया और वो सब देखकर डरकर भाग आई। सभी ये सुनकर डर गए और अमित ने वहां जाने को बोला तो सभी उसे मना करने लगे, क्योंकि अभी वो घायल था। अमित, देखो, मैं फिलहाल चल तो नहीं सकता, लेकिन तुम में से कोई मेरी मदद करे ताकि मैं वहां पहुंच सकूं, और मुझे वहां लड़ाई थोड़ी ना करनी है। मैं वहां की स्थिति देखूंगा, तभी ना आगे की रणनीति बनाऊंगा। सभी अमित की बात से सहमत हुए और एक गांव वाला अमित को साइकिल पर बैठा कर ले जाता है। जब अमित होटल से कुछ दूर पहले ही रहता है तो उसे होटल से एक चींक सुनाई पड़ती है
सभी जल्दी जल्दी वहां पहुंचते हैं और एक गांव वाला अमित को सहारा देकर होटल के पहले फ्लोर पर ले जाता है और ये देखकर चौंक जाता है कि ये तो रिसेप्शन गर्ल है। ये यहां कहां से आ गई? ये तो यहां से चली गई थी। अमित, क्या हुआ? क्यों चीखी तुम? वो एक रूम के दरवाजे पर खड़ी थी और बोली, सर, ये देखिए, यहां पर लाशें पड़ी है। अमित सहमते हुए धीरे धीरे रूम में घुसता है और देखकर डर जाता है, क्योंकि वो लाशें किसी और की नहीं बल्कि अमित के साथ काम करने वाले कलीग्स की थी। सारे के सारे 7 कलीग्स मारे गए थे। उनकी आंखें नोची हुई, गले पर दांत के निशान, शरीर से खून चूस कर निचोड़ लिया हो, छाती चिरकर दिल निकाला हुआ हो। वो देखकर अमित की आंखें भर आई और गुस्से में बोला, तू जो भी हो, चाहे कहीं भी हो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीनी। फिर अमित गांव वालों की मदद से उनका अंतिम संस्कार करता है और वही बैठकर जलते हुए चिते को घूरता रहता है। झोपड़ी में वापस लौटकर जब वो आराम करता रहता है, तभी रिसेप्शन गर्ल आती है तो अमित उठने लगता है। रिसेप्शन गर्ल, नहीं सर, आप आराम कीजिए, मैं तो आपके बारे में सुनकर आपका हाल जानने चली आई। अमित, थैंक्स अलॉट, पर तुम तो यहां से चली गई थी। वापस कहां से आ गई? रिसेप्शन गर्ल, वो सर, मैनेजर ने मुझे फिर फोन करके बुला लिया था, क्योंकि इस गांव में कोई काम करने को तैयार नहीं था। यह सुनकर अमित आश्वस्त हुआ। 5 दिन बाद, मजदूर, मालिक 7 दिन बीत चुके हैं, अभी तक उस दूसरी चुड़ैल का पता नहीं चल पाया। अमित, मैं जब उस चुड़ैल के घर गया था तो वहां मुझे एक तस्वीर मिली थी। उसमें दोनों बहनों की चित्र का बन थी। उसी के द्वारा मैं जान पाया था कि नौकरानी ही चुड़ैल है, क्योंकि उसमें से एक चित्र का शक्ल उससे मिलता जुलता था। मजदूर, तो फिर जल्दी से दूसरी वाली का चित्र देखकर पता करिए कि वो कहाँ है। अमित, मुझे एक पर शक तो है, पर अभी 4 से 6 दिन में ठीक हो जाऊं तो पूरी ताकत के साथ उस पर हमला बोलूंगा। तब तक हमें उस शक को पूरी तरह से यकीन में बदलना होगा। 6 दिन बाद अमित अघोरी जिस मंदिर में रहता है वहां पहुंच जाता है और उससे चुड़ैल की सच्चाई जानने में मदद मांगता है। और तब अघोरी उसे एक लकड़ी का तनात देता है और कहता है, देख बालक, ये लकड़ी जिस पे भी तुझे शक हो, बस उसके बदन पर छुआ देना, ये लकड़ी तुरंत जल उठेगी। अब तू जा, जैसे ही ये लकड़ी जलेगी मुझे पता चल जाएगा और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अमित अघोरी को प्रणाम करके निकल पड़ता है और रास्ते में जाते हुए कई गांव वालों से बात करते हुए और बहाने से उनसे लकड़ी का स्पर्श कराते हुए अपने झोपड़ी तक पहुंच गया और बाहर ही मजदूर मिल गया और उससे सारी बात बताई। तो मजदूर वो लकड़ी लेकर गांव में निकल जाता है, परंतु उसे पूरे गांव भर में असफलता ही मिलती है। जब वो वापस लौट कर आता है तो अमित को सारा हाल बताता है। ये सुनकर वो दोनों ही निराश हो जाते हैं। शाम को अमित मजदूर को घर भेजकर अपने आराम करने लगता है। तभी वो रिसेप्शन गर्ल अमित का हाल जानने और उसके लिए खाना लेकर आ जाती है। अमित, अरे तुम यहां कैसे आना हुआ? रिसेप्शन गर्ल, कुछ नहीं सर, मैंने सोचा आप अकेले होंगे तो आपसे मिल लूं और आपके खाना लेती चलूं। अमित, अरे ये तो ठीक है, पर तुम यहां के हालात तो जानती हो ना, इसलिए तुम्हें रात को नहीं आना चाहिए था। रिसेप्शन गर्ल, कैसी बातें कर रहे हैं सर, खतरा तो हर जगह है, पर क्या लोग जीना छोड़ देंगे? वो दोनों ही हंस पड़ते हैं और रिसेप्शन गर्ल अमित को खाना लगाने को कहती है। अमित, अच्छा तुम इस टेबल पर से दवाइयां, पानी और ये लकड़ी हटाकर इसी पर डिनर लगा दो। रिसेप्शन गर्ल उठती है और वो पहले दवाइयां फिर पानी, और जब लकड़ी हटाने जाती है तो सर आपने ये लकड़ी यहां क्यों रखी है? अमित, अरे वो तो मैं बाहर से जानवर घुस आते हैं तो इसलिए ही रखा हूं। रिसेप्शन गर्ल, ठीक है सर, मैं इसे फिलहाल जमीन पर रख देती हूं, खाने के बाद वापस रख लेना आप। ये कहकर वो लकड़ी उठाने जाती है और अमित उसे चोर नजरों से देख रहा होता है। तभी वो अमित की ओर देख मुस्कुराती है। अमित अचानक देखने से हड़बड़ा जाता है और रिसेप्शन गर्ल फिर से मुड़कर उस लकड़ी को उठाने जाते हैं
और अमित पूरी बेताबी से उसे देख रहा होता है कि अब क्या होगा। रिसेप्शन गर्ल उस लकड़ी को उठा लेती है और कुछ नहीं होता है। तभी अमित निराश हो जाता है और सोचता है कि मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। तभी अचानक से एक ज्वाला फुटती है रिसेप्शन गर्ल के हाथ में और वो लकड़ी धुंधु कर जलने लगती है और रिसेप्शन गर्ल तुरंत उस लकड़ी को छोड़ कहती, ये क्या सर, ये क्या हो गया? अमित ये दृश्य देखकर थोड़ा डरा और सहमा हुआ था और अकेले होने के कारण ज्यादा कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना जवाब दिया कि लगता है ये उस दुष्ट चुड़ैल का काम है। उधर दूर जंगलों में मंदिर में बैठे अघोरी की तपस्या टूट जाती है और वो ठाके लगाकर हंसते हुए बोलता है, आखिर तू मिल ही गई दुष्टा। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता क्योंकि इस बार तेरा खात्मा करने मैं आ रहा हूं। हा रिसेप्शन गर्ल, सर मैं चलती हूं, फिर मिलेंगे हम लोग। अमित, आज रात ज्यादा हो गई है, आज की रात रुक जाओ। रिसेप्शन गर्ल उसकी बात मानकर रुक जाती है, फिर वो सोने लगती है और सच्चाई जानकर अमित की नींद कोसों दूर थी। तभी दरवाजे पर आहट सुनाई दी। अमित धीरे से उठकर जाता है और देखता है बाहर अघोरी मजदूर के साथ खड़ा था। अमित ने तुरंत दरवाजा खोला और अघोरी एक झटके से अंदर घुस जाता है और अमित की उसे रोकने की कोशिश नाकाम हो जाती है। अघोरी, उठ जा दुष्टा, अब उठ जा, अब तेरा नाटक खत्म। अघोरी की डरावनी आवाज सुन वो डर कर उठ जाती है और जोर से चिल्लाती है, ससर्रर। उसकी आवाज सुन अमित और मजदूर अंदर आ जाते हैं। गर्ल, सर प्लीज बचाइए इस आदमी से, ये मुझे मारना चाहता है। अघोरी, ये तेरा ध्यान भटकाना चाहती है बालक, ये चुड़ैलों की मोह विद्या है, इससे बचकर रहना और करीब मत आना, नहीं तो ये सम्मोहित कर लेगी। इसके अंदर मैं काफी शक्ति महसूस कर रहा हूं। मैं ये पहले वाली से ज्यादा शक्तिशाली है क्योंकि उसकी शक्ति तूने भभूत खिलाकर खत्म कर दी थी। रिसेप्शन गर्ल फिर चिल्लाती है, बचा लो अमित, बचाओ मुझे। नहीं बचाएगा। बोल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन को मारने की? तेरे जैसे तुच्छ प्राणी की ये औकात। ही कहते हुए धीरे धीरे रूप बदलकर चुड़ैल रूप धारण कर ली और उसका भयानक रूप देख वहां मौजूद सभी डर गए और उसे देखकर पीछे होने लगे। चुड़ैल का रूप उसके बहन से भी ज्यादा खतरनाक था और वो थोड़ा हवा में उड़ी और एक तेज जोरदार बिजली चमकी और सभी अपनी जगह पर गिर गए। तभी अघोरी अपना त्रिशूल लेकर उस पर हमला करने जाता है। बिजली लगातार चमकने के कारण अघोरी तेज झटका लगता है और वो झोपड़ी को तोड़ते हुए बाहर जा गिरता है। अमित और मजदूर तुरंत दौड़कर बाहर भागते हैं और चुड़ैल अपनी बिजली को कम करते हुए बाहर आती है और हवा में ही अमित के ऊपर खड़ा हो जाती है। ही मैं आज तुझे मारने ही आई थी। सोचा था आज रात तुझे मौत की नींद सुला दूंगी। तूने मेरी प्यारी बहन को मार डाला, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो इतना बोलकर अपने कपड़े के फटे हिस्से को तलवार बनाकर अमित की ओर फेंकती है और वो तलवार तेजी से उसकी ओर बढ़ता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी तुरंत अघोरी अपना त्रिशूल लेकर उस तलवार से लड़ा देता है और एक चिंगारी के साथ तलवार गायब हो जाती है। चुड़ैल गुस्से से चिल्लाती है, याया आया। फिर वो तेजी से हवा में उड़ी और ऊपर से ही उन लोगों पर ढेर सारा गंदा उल्टी कर दी और वो तीनों उससे नहा गए और वो बुरी तरह महक उठे। चुड़ैल धीरे धीरे नीचे उतरती है और अमित को उठा लेती है। उसे बचाने के लिए मजदूर भी उसका पैर पकड़ लेता है और दोनों साथ में ही हवा में उड़ जाते हैं। अमित अपने हाथ से चुड़ैल का हाथ पकड़ लिया और झटका दिया। वो लड़खड़ाई। फिर से अमित उसे झटका दिया तो वो दोनों छूटकर टूटे झोपड़े पर गिर गया। अघोरी उठता है और मंत्र पढ़ने लगता है और उसके मंत्र पढ़ने से वातावरण में बिजलियां कड़कने लगती है और वह बिजली चुड़ैल पर गिर जाती है और वह जमीन पर बेसुध होकर गिर जाती है। फिर वो उठती है और तेजी से उड़कर अघोरी पर हमला करती है और वह दूर जा गिरता है और करहाने लगता है। अमित चुड़ैल के पीछे से दौड़कर उस पर भाले और लोहे के छड़ से हमला करने लगता है।
चुड़ैल आंख बंद करके ध्यान लगाती है और फिर तेजी से हाथ झटकती है और पूरे इलाके में बिजलियां गिरने लगती है। वो हंसी, ही। मैं तुम सब पर अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगी, अब तुम सब खत्म हो जाओगे, ही। वो तेजी से बिजली बरसाती हुई उन तीनों की ओर बढ़ी और अपनी शक्ति से एक तलवार प्रकट कर उन पर हमला कर दी। और इस हमले में अघोरी उन दोनों के बीच में आ गया और वो घायल होकर बेहोश हो गया। अब वहां केवल अमित और मजदूर बचे। मजदूर, मालिक, जब ये अघोरी इतनी शक्तियों के बाद भी इसे नहीं मार पाया तो हम कैसे मार पाएंगे? अमित, और हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है, इससे निपटे कैसे? तभी अमित की नजर अघोरी की त्रिशूल पर गया। अमित, सुनो, मैंने ध्यान दिया था वो चुड़ैल बार बार उस त्रिशूल से बच रही थी, यानी इसे त्रिशूल से मारा जा सकता है। हमें इस त्रिशूल को प्राप्त करना होगा। तुम इसका ध्यान बटाओ, मैं त्रिशूल लाता हूं। मजदूर धीरे धीरे चुड़ैल की तरफ जाने लगा और चुड़ैल वार करने को उसके तरफ बढ़ी और मजदूर उसे बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। चुड़ैल इस चीज से परेशान होकर उस पर बिजली बरसा दी और वो भी घायल होकर बेहोश हो गया। फिर उसकी नजर अमित की ओर गई तो वो त्रिशूल उठा चुका था और वो जैसे ही उस पर फेंकने वाला था, चुड़ैल ने उस पर भी बिजली बरसा दी और वो भी घायल होकर गिर पड़ा। ही, मेरे सारे दुश्मन एक एक कर खत्म हो गए, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। ही। उधर वो चुड़ैल अपनी जीत का जश्न मना रही थी। उधर गांव वाले और रंजिता भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। अघोरी, मजदूर और अमित घायल होकर बेहोश पड़े थे। उस चुड़ैल को रोकने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक एक हाथ उस त्रिशूल की ओर बढ़ा और चुड़ैल अपनी जीत का जश्न मना रही थी। उसका ध्यान उस ओर नहीं था। फिर एक झटके से वो त्रिशूल उस चुड़ैल के पेट में घुस गया और जोरदार चीख निकली, आई। और चुड़ैल में त्रिशूल घुसने के कारण बहुत भयानक चिंगारी निकलने लगी और उस चिंगारी में वो अनजान भी जलने लगा। वातावरण में चिंगारी फैलने से पूरे गांव में सुबह जैसा उजाला हो गया और वह चुड़ैल उस अनजान के साथ साथ राख में बदल गई। फिर उस चिंगारी के कारण मजदूर और अमित को होश आ गया था। वो उठकर उस अनजान के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वह तो अघोरी था जो अब राख में बदल चुका था। चुड़ैल के खत्म होने के बाद 1 महीने तक गांव में इलाज कराकर अमित मजदूर से विदा लेकर वापस शहर आ गया था और वहां उसकी बीवी और डायरेक्टर भव्य स्वागत करते हैं और घर पहुंच जाते हैं। रंजिता, अमित, ये बताओ कि उस बाबा ने जिस राज के बारे में कहा था वो पता चला? अमित, वो राज उस अघोरी के साथ ही दफन खत्म हो गया, समाप्त।